पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देखा था कि जीडीपी क्या होता है। तो एक वित्तीय वर्ष में भीतर घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य कहलाता है जीडीपी, जिसको हम लोगों ने देखा था कि जीडीपी में कहाँ हुआ है उत्पादन उसको ध्यान नहीं दिया जाता है, देश में हुआ है कि नहीं ये देखा जाता है। अर्थात जीडीपी में भारतीय सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य ध्यान दिया जाता है, न कि कौन कर रहा है। मतलब कहाँ का उत्पादन है ये देखा जाता है, ये नहीं कि कौन किया है। मतलब वो देश का नागरिक है कि नहीं ये नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि भारतीय सीमा में उत्पादित हुआ है कि नहीं। इसी को समझाने के लिए इसमें दिया गया है कि कहाँ का है ये नहीं देखा जाता है। मतलब उत्पादन कहाँ का हो रहा है, कहाँ की कंपनी कर रही है ये नहीं देखा जाता है, कहाँ उत्पादन हो रहा है ये देखा जाता है। यानी देश में हुआ है कि नहीं उत्पादन ये देखा जाता है। फिर देखा कि आय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, प्राथमिक आय और द्वितीयक आय। प्राथमिक या कारक आय वैसे वस्तुओं के उत्पादन के कारक से होने वाले आय को कहते हैं जो किसी भूमि, श्रमिक, पूंजी या उद्यमी के द्वारा होता है या उसी के एवज में होता है। और द्वितीय कारक या गैर कारक आय वैसे होते हैं जो बिना किसी कारक के वो आय प्राप्त होते हैं, जैसे कि गिफ्ट, सब्सिडी, स्कॉलरशिप, डोनेशन आदि। इसी को समझाते हुए दिखाया गया है कि जीडीपी में वही आय शामिल किया जाएगा जो कि किसी कारक आय द्वारा प्राप्त होता है। बिना गैर कारक आय जैसे सब्सिडी आदि के मूल्य को या उसके उत्पादन या पूंजी को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। फिर देखें जीडीपी की गणना के 3 तरीके थे, व्यय, उत्पादन और आय। व्यय के आधार पर सीआईजी और एक्सएम यानी उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, निर्यात और आयात के आधार पर देखा गया है। और आय विधि में पगार, किराया, ब्याज, लाभ आदि के स्तर पर देखा जाता है। उत्पादन विधि में देखते हैं मूल्यवर्धन के हिसाब से, यानी मूल्यवर्धन के अनुसार कितना मूल्यवर्धन हुआ है उत्पादन के दौरान, उसको उत्पादन विधि कहते हैं। और इसके अंतर्गत उत्पादन विधि के अंतर्गत अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को घटाकर जोड़ने पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस पे निकाला जाता है जीडीपी, जिसको जीडीपी-एमपी कहते हैं। मार्केट प्राइस बराबर होता है, मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। फिर हम लोगों ने देखा कि नाममात्र जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। नाममात्र जीडीपी में दाम व मात्रा पर दोनों परिवर्तन होता है, जबकि रियल जीडीपी में केवल मात्रा पर परिवर्तन होता है। किसी आधार वर्ष को ही परमानेंट आधार मान लिया जाता है और उसी के अनुसार जीडीपी ज्ञात किया जाता है। और इससे हमें इन्फ्लेशन का पता चलता है, यानी मूल्य बदलाव, या जीडीपी डेफ्लेटर कहते हैं इसको, जो मुद्रास्फीति ज्ञात करता है, जो नॉमिनल बटा रियल इंटू 100 करके पता करा जाता है। फिर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। जीएनपी में जीडीपी प्लस भारतीय द्वारा भारत में विदेश में प्राप्त किया गया आय प्लस विदेशियों द्वारा भारत में प्राप्त किया आय को घटा देते हैं तो प्राप्त होता है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि कुल भारतीयों का विदेश में आय और भारत में दोनों को जोड़ने पे जो आय प्राप्त होता है उसको कहते हैं जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी सिर्फ भारतीयों द्वारा किया गया आय, इसमें विदेशियों का घटा दिया जाता है। विदेशी जो भारत में आय कर रहे हैं उनको घटा दिया जाता है, तो इससे प्राप्त होता है। और विदेश से बाहर जो भारतीय काम कर रहे हैं उसको जोड़ दिया जाता है तो जीडीपी में, तब प्राप्त होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी भारतीय राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको भी हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था कि जीडीपी जीएनपी में क्या अंतर है। जीडीपी मतलब भारतीय विदेशों द्वारा अर्जित आय को यही फॉर्मूला द्वारा दर्शाया गया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो कि होता है विदेशों से प्राप्त कुल कारक आय, जिसमें भारतीय द्वारा विदेशों में अर्जित आय से विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय को घटा दिया जाता है। और उसके बाद एक देखा था कि जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने पे
निवल घरेलू उत्पाद यानी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटाने पे निवल राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट, और होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखते हैं पर्सनल इनकम क्या होता है। तो पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ये कहलाता है कि पर्सनल इनकम जितना भी हुआ उसमें से प्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और जुर्माना को घटा दिया जाता है, तब जो आय प्राप्त होता है वो खर्च करने योग्य आय होता है, जिसे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं यानी पीडीआई कहते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यय योग्य है, अर्थात कुल आय में से खर्च करने योग्य आय बचा हुआ है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, जिसमें टैक्स आदि या जुर्माना आदि को काट लिया जाता है या घटा दिया जाता है। फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, तो राष्ट्रीय प्रभोज्य प्रयोज्य आय, इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट में से विदेशियों द्वारा प्राप्त गैर कारक आय को घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर विदेश से भारत में पैसा आया है, जैसे कि जो भी कारक आय है, तो उस कारक आय को नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में शामिल किया जाता है। मतलब राष्ट्र द्वारा जो भी खर्च करने योग्य आय है उसको कहते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम यानी एनडीआई। इसमें राष्ट्रीय आय जो भी नेट नेशनल प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय प्रोडक्ट है, उसमें विदेशी से प्राप्त गैर कारक आय को भी जोड़ दिया जाता है। इसी को दर्शाया गया है, जैसे कि जीडीपी में कारक आय और गैर कारक आय दोनों को नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ उत्पादन के क्षेत्र को देखा जाता है। और जीएनपी में कारक आय को जोड़ा जाता है, गैर कारक आय को नहीं जोड़ा जाता है। और एनडीआई जो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें कारक आय को भी जोड़ा जाता है और गैर कारक आय को भी। मतलब कितना धन प्राप्त हुआ भारत को भारतीयों द्वारा और विदेशों से प्राप्त गैर कारक आय द्वारा, तो कुल जो खर्च करने योग्य आय बचा है उसी को कहते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। फिर आते हैं पर कैपिटा इनकम क्या है। तो राष्ट्रीय आय को यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी सकल निबल राष्ट्रीय आय जो है उसमें जनसंख्या को भाग देते हैं, यानी राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देते हैं, तब जाके पता चलता है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा आय मतलब राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट बटा जनसंख्या, पर कैपिटा इनकम। फिर एक्सपेंशन जो इकोनॉमिक फिगर है, जैसे किसी देश के ग्रोथ को हम कैसे देखते हैं, तो किसी भी देश का ग्रोथ जो है इकोनॉमिक ग्रोथ वो कुछ चरणों में होता है बटा हुआ। जैसे कि पहले तेज़ी का समय होता है जिसमें उत्पादन भी बढ़ता है, मांग भी बढ़ता है और रोजगार भी बढ़ता है, यह अर्थव्यवस्था का तेज़ी का दौर कहलाता है। और चोटी यानी पीक पर होता है, जब तेज़ी की उच्चतम स्तर प्राप्त की जाती है तब उसको कहते हैं पीक स्तर। फिर मंदी रिसेशन आता है, जब तेज़ी वाली अवस्था से नीचे गिरने की अवस्था आती है। जब लगातार 2 तिमाही में नकारात्मक समृद्धि दर नोटिस किया जाता है या नकारात्मक समृद्धि दर को अवस्था होती है, तब हम कहते हैं उसको मंदी। और जैसे मंदी के बाद घोर मंदी क्या होता है, तो लंबे समय तक जब नकारात्मक वृद्धि दर यानी मंदी की अवस्था होगी तब उसको कहेंगे घोर मंदी या डिप्रेशन। फिर रिकवरी के अंदर जब घोर मंदी या मंदी से तेज़ी से वृद्धि दर बढ़ता है तो उसको कहते हैं रिकवरी। और पॉजिटिव वृद्धि दर यानी धनात्मक समृद्धि दर जब आने लगता है तो उसको कहते हैं रिकवरी। ये कुछ चरण बटे हुए हैं। रिकवरी कुछ शेप में बटे होते हैं, जैसे कि वी शेप, यू शेप, के शेप, डब्ल्यू शेप। के शेप में रिकवरी के कुछ सेक्टर नीचे या मंदी की ओर होते हैं, तो कुछ समृद्धि दर बढ़ रहा होता है, तो उसको हम के आकार के दर्शाते हैं। और वी आकार में होता है कि पहले
तेज़ी से मंदी आया और फिर तेज़ी से उछाल आया इकोनॉमिक ग्रोथ में, यानी समृद्धि दर में तेज़ी से वृद्धि आया। तो इसको वी आकार के ग्राफ से दर्शाते हैं। इसी प्रकार मंदी और समृद्धि दर के वृद्धि को हम वी आकार, यू आकार, के आकार और डब्ल्यू आकार के वृद्धि दर में आकार के अनुसार समृद्धि दर को घटेगा बढ़ेगा उसके अनुसार ग्राफ में बांटते हैं। फिर सेविंग या बचत क्या होता है, तो आय से खर्चा को घटा लेते हैं तो उसको सेविंग कहते हैं या बचत कहते हैं। निवेश क्या होता है, तो पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। पूंजीगत वस्तुएं क्या होता है, तो वैसी वस्तुएं जिससे भविष्य में उत्पादन हो सके, जैसे कि मशीन, सड़क, रोजगार उत्पन्न करने वाले जो भी साधन हैं उसको हम कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं या कैपिटल गुड्स। पूंजीगत वस्तुओं के बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है, जिससे रोजगार बढ़ता है और इसी से आय बढ़ने के कारण मांग भी बढ़ने लगता है और जीडीपी ग्रोथ तेज़ी से ऊपर उठता है या बढ़ता है। भारत में निवेश बचत से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि भारत एक खुला अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण विदेशों से भी निवेश आते हैं और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश बचत से भी ज़्यादा हो जाता है। फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, यानी पूंजी उत्पादन अनुपात क्या है, तो पूंजी की वह मात्रा जो एक इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक होता है तो उसको हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी पूंजी उत्पादन अनुपात। मतलब कितना पूंजी लग रहा है जिससे हम एक यूनिट प्रोडक्ट का उत्पादन कर पा रहे हैं, उसी को कहते हैं पूंजी उत्पादन अनुपात या कैपिटल आउटपुट रेशियो या COR। इससे ये पता चलता है कि कम पूंजी में ज़्यादा उत्पादन हो या ज़्यादा पूंजी में कम उत्पादन हो। अर्थात ज़्यादा जब COR होगा तो ये इसका मतलब है कि ज़्यादा पूंजी में कम उत्पादन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसे कि ज़्यादा COR होगा तो हमारे देश के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब है कि ज़्यादा उत्पादन, जो ज़्यादा पूंजी में कम उत्पादन हो रहा है, यानी एक यूनिट उत्पाद के उत्पादन में ज़्यादा पूंजी लग रहा है, इसलिए ज़्यादा COR है। और कम COR का मतलब है कि एक यूनिट उत्पादन करने के लिए हमें कम पूंजी की आवश्यकता हो रही है, इसलिए इसको ये बेहतर है और ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। इसको कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। कितना कैपिटल में कितना आउटपुट हो रहा है, इसी का रेशियो है। फिर भारत में कम आर्थिक और समृद्धि का एक कारण COR ज़्यादा होना भी है। ICOR क्या है, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये भी कुछ उसी तरह का है। कितने इन्वेस्टमेंट, मतलब कितने कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में कितना आउटपुट आ रहा है, उसी के रेशियो को वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात, मतलब एक अतिरिक्त उत्पादन के लिए कितनी पूंजी आवश्यक होगी, इसको कहते हैं ICOR, यानी इन्वेस्टमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। उत्पादन पूंजी अनुपात ज़्यादा होगा तो इफ़िशियंसी इसका भी अच्छा नहीं होगा, और कम होगा तो इफ़िशियंसी अच्छा होगा, इससे ग्रोथ आगे बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। फिर कुछ फैक्ट है, जैसे कि पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में लगाया था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। और 1931-32 में राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक VKR राव थे, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 62 रुपया बताया था, वैज्ञानिक प्रयास से बताया था, और ये अनुमानतः बताए थे किसी अन्य विधि से। फिर 1951 में प्रथम आधिकारिक प्रयास से PC महालनोबिस ने बताया कि प्रति व्यक्ति आय 225 रुपया है। फिर 1955 में CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने GDP का अनुमान लगाया NSSO के आंकड़े के आधार पर, जिसमें बताया, मतलब 1955 से जो भी क्या कहते हैं GDP का आकलन हुआ वो NSSO के आंकड़ों के आधार पर CSO ने यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किया। और 2019 में NSSO और CSO को NSO में बदल दिया गया, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, यानी MOSPI जो है, जिसमें हम सांख्यिकी मंत्रालय कहते हैं। तो सांख्यिकी मंत्रालय के अंतर्गत 2019 से भारतीय GDP का आकलन किया जा रहा है। वर्तमान में GDP का आंकड़ा NSO जारी करता है, जिसमें आधार वर्ष 2011-12 लिया जाता है। फिर हिंदू समृद्धि दर क्या है, तो ये शब्द हिंदू समृद्धि दर प्रोफेसर रामकृष्ण द्वारा 1978 में दिया गया है। ये आर्थिक सुधार 1991 के पहले की बात करता है।
ये कम समृद्धि दर यानी 3 से 4% की समृद्धि दर की बात करता है। इसका जो हिंदू समृद्धि दर है, इसमें प्रोफेसर रामकृष्ण द्वारा कहा गया कि जैसे हिंदुओं में एक अंधविश्वास या कहें आशावादी चरित्र होता है, जो कहते हैं कि सब हो जाएगा भगवान भरोसे, तो उसी अनुसार ये कम वृद्धि दर को इसी का नाम दे दिया गया, हिंदू समृद्धि दर, जिसमें 3-4% की ग्रोथ थी 1980 के दशक में देश की। उसके बाद रियल वास्तविक क्षेत्र और फाइनेंशियल या वित्तीय क्षेत्र क्या होता है। तो रियल क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां वस्तु एवं सेवाओं का वास्तविक उत्पादन संबंधित होता है, जिसमें वास्तविक उत्पादन होता है, वैसे क्षेत्र में रियल या वास्तविक क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे कि कृषि उद्योग आदि। और फाइनेंशियल क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जहां पैसों की लेन देन होती है, कोई उत्पादन नहीं होता है लेकिन पैसों से, जैसे बचत, ऋण और निवेश से संबंधित होता है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार आदि आते हैं। तो ये था पूंजी उत्पादन के अनुसार क्षेत्रों का बंटवारा। ये हो गया राष्ट्रीय आय समाप्त।